हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी तक एक द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना कर चुके थे। अब हमारे पास में एक नेक्स्ट टॉपिक है समविभव पृष्ठ। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ क्या होगा, तो ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान कैसा हो, समान हो, उस पृष्ठ को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर जब हम कोई एक ऐसा पृष्ठ लें जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, तो उस पृष्ठ को कहेंगे हम समविभव पृष्ठ। तो इसकी परिभाषा तो हुई किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होना चाहिए, विभव का मान समान हो। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है आपसे एक नंबर में डेफिनेशन। अब आगे हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो हमें अगले डेरिवेशंस में काम में आने वाले हैं। देखिए, समविभव पृष्ठ की आकृति कैसी होगी तो ये निर्भर करता है कि वहां पे विद्युत क्षेत्र कैसा है और आवेश किस तरह से रखा हुआ है। जैसे कि आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान है, तो इस कंडीशन में जो आपका समविभव पृष्ठ होगा वो निम्नानुसार होगा। तथा जो समविभव पृष्ठ होता है यह हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तथा विद्युत क्षेत्र के कैसा होगा, ये लंबवत होगा। किस तरह से देखिए, पहली बात तो हम एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस तरह से समांतर बनाते हैं। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो इसमें समविभव पृष्ठ कैसे होगा, तो इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत 90 डिग्री के एंगल पे कुछ इस तरह से बना हुआ होगा। मतलब कि हम एक कोई बुक का गत्ता रख दें इसमें इस तरह से, तो वो इसमें एक समविभव पृष्ठ का काम करेगा और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। एक और समविभव पृष्ठ बनाए हम इसमें आगे, तो यहाँ यह दूसरा समविभव पृष्ठ है, लेकिन इस पृष्ठ के ऊपर विभव और इस पृष्ठ के ऊपर विभव एक समान नहीं होगा। यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। लेकिन यदि हम बात करें केवल इसी पृष्ठ की, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होगा, समान होगा। लेकिन इस पर लें एक बिंदु और एक बिंदु इस पृष्ठ पर लें और हम कहें कि इन दोनों पर विभव का मान समान है, तो बिल्कुल नहीं है इन पर विभव का मान समान, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दूरी बढ़ने के साथ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो है हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, और ये है हमारे पास में समविभव पृष्ठ। एक समविभव पृष्ठ ये है। तो इस तरह से हमारे समविभव पृष्ठ होते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। अब हम बात करें कि जो आवेश है वो बिंदुवत हो, तब क्या होगा, तो किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बहुत ही इजी टॉपिक है ये आपका, गोलाकार होता है। इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे कोई ये पॉइंट चार्ज है आपका, तो इसके चारों तरफ इस तरह से एक गोला बना दें तो यह जो गोलाकार पृष्ठ
होगा इस बिंदु आवेश के चारों ओर, ये समविभव पृष्ठ होगा। ये दूसरा गोलाकार पृष्ठ बना देते हैं, तो यह दूसरा समविभव पृष्ठ होगा। लेकिन हम बात करें यहाँ इसकी त्रिज्या r1 है और इसकी त्रिज्या r2 है, तो क्या r1 त्रिज्या वाले गोले पर विभव और r2 त्रिज्या वाले गोले पर विभव समान होगा? तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, यहाँ पर यह विभव समान नहीं होगा। लेकिन हम बात करें कि r1 त्रिज्या वाले गोले पर कोई भी बिंदु ले हम इस पृष्ठ पर, यहाँ उन सभी बिंदुओं के लिए विभव का मान समान होगा। ऐसे ही r2 गोले पर लें, r2 त्रिज्या वाले गोले पर कोई भी बिंदु ले लें तो इस पर विभव का मान कैसा होगा? समान होगा। लेकिन इस गोले पर एक बिंदु लें और दूसरा बिंदु इस गोले पर लें तो वहां पर विभव का मान समान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम आवेश से दूर जाएंगे, अभी तो हम r1 दूरी तक गए थे, अब r2 दूरी पर जा रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र के मान में क्या होगी? कमी होगी, और उसी के साथ साथ विभव के मान में भी कमी होती है। और हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है? V = 1/4πε0 तो जैसे जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव घटता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे एक तीसरा गोला लें तो वहां पर विभव और भी कम हो जाएगा, लेकिन इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। जैसे यहाँ 2 वोल्ट का है तो ऑलवेज इस गोले पर कोई भी पॉइंट लें हम, वहां पर 2 वोल्ट विभव मिलने वाला है। यहाँ 4 वोल्ट है तो इस गोले के किसी भी बिंदु पर हम विभव को मापें, हमें 4 वोल्ट मिलने वाला है। तो ये तो बात हुई समविभव पृष्ठ की आकृति की। अब समविभव पृष्ठ के कुछ गुणधर्म होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या होगा समविभव पृष्ठ का? ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास में एक समविभव पृष्ठ है कुछ इस तरह से, और हम एक आवेश लेकर के आते हैं Q, जो यहाँ पे रखा हमने, और इस फिर Q आवेश को यहाँ से लेकर के ये माना पॉइंट A है और यहाँ इसी पृष्ठ के ऊपर किसी पॉइंट B तक लेकर जाते हैं। तो क्या हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा यहाँ? तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, वह कार्य शून्य होगा। इसका रीजन क्या होता है कि हमें बताइए पृष्ठ कैसा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ पर विभव और यहाँ पर विभव, दोनों जगह विभव कैसा है? समान है। और हमने देखा था विभवांतर B at point B minus B at point A = W/Q। किया गया कार्य वो भी किसके लिए? एकांक आवेश के लिए। लेकिन VV और VA इन दोनों का मान कैसा है? समान है। A पॉइंट पर विभव और पॉइंट B पर विभव, दोनों जगह विभव कैसा है? समान है। तो ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर 0 बचेगा, W/Q, that implies W = 0। अब हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाया जाए तो वहां पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो ये पहला गुणधर्म होता है समविभव पृष्ठ के लिए। तो हम लिखेंगे समविभव पृष्ठ पर अब हम देखते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा गुणधर्म क्या होता है। तो अभी हमने देखा था कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र है तो हमारा समविभव पृष्ठ इसके लंबवत कुछ इस तरह से रखा होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसा होगा? लंबवत होगा। और जब हम बिंदु आवेश ले रहे थे तो उसके चारों तरफ समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के लिए इस तरह होता है, बाहर की ओर त्रिज्यीय
यदि ये आवेश धन आवेश है तो, ऋण आवेश है तो अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि समविभव पृष्ठ की सतह के साथ में विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला है, मतलब समविभव पृष्ठ के और विद्युत क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? समविभव पृष्ठ के और विद्युत क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के साथ में कैसा होता है? लंबवत होता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। अब हम देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि दो समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? उसका रीजन, मान लीजिए कि यह एक समविभव पृष्ठ है, इस पर विभव है हमारा 5 वोल्ट, इस पर विभव है माना कि 6 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कितने वोल्ट होने वाला है? 5 वोल्ट होने वाला है। और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कितने वोल्ट होने वाला है? 6 वोल्ट होने वाला है। अब हम यहां पर जहां ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस जगह पर बात करते हैं। यहां पे हमने एक पॉइंट लिया कोई, तो क्या इस पॉइंट पर विभव 5 वोल्ट होगा या 6 वोल्ट होगा? तो एक कंफ्यूजन वाली कंडीशन आ जाती है। तो हम कहते हैं कि हमेशा जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ये हमारे पास में इसकी लास्ट प्रॉपर्टी होगी समविभव पृष्ठ की। तो अंतिम गुणधर्म हो गया दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो यहां पर जो हमारा समविभव पृष्ठ वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसे कहेंगे हम विभव प्रवणता या फिर कहते हैं विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, अथवा हम कह सकते हैं कि विभव प्रवणता। तो क्या होती है विभव प्रवणता? आपने इसकी 11वीं क्लास में डायमेंशन देखी होगी। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, विभव में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये तो इसकी डेफिनेशन की बात। हम क्या करेंगे? विभव लेंगे, उसमें दूरी के साथ में परिवर्तन करेंगे और उस परिवर्तन को हम लेंगे अधिकतम। तो जो भौतिक राशि हमें मिलने वाली है उसे कहेंगे हम विभव प्रवणता। अच्छा, आपको पता है विभव कैसी राशि होती है? विभव एक अदिश राशि होती है, जबकि हम देखेंगे कि जो विभव प्रवणता है यह एक सदिश राशि होगी। दूसरी बात, इसे हम इस तरह से ग्रेडियंट v ऐसे लिख करके व्यक्त करते हैं। तो विभव प्रवणता को हम ग्रेडियंट v लिखते हैं। और ये कैसी राशि होती है? यह एक सदिश राशि होती है। ये सदिश कैसे होगी अभी हम देखेंगे। तो देखिए हमें निकाल लिया विभव प्रवणता कि जो ग्रेडियंट v है उसका फॉर्मूला क्या होगा और वो हम कैसे कैलकुलेट करने वाले। तो हमें पता है ग्रेडियंट v, विभव प्रवणता क्या होगी? विभव में परिवर्तन की दर किसके साथ में? दूरी के साथ में। तो हम परिवर्तन की दर को इस तरह से अवकलन लगा के व्यक्त करते हैं dl ऑफ v, मतलब दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर।
और ये दर कैसी लेनी है, हमको मैक्सिमम लेनी है। और ये जो अधिकतम परिवर्तन की दर होगी या किसके बराबर होगी, विभव प्रवणता के बराबर होगी। ये हुआ हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, ये जो परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं हम, ये कैसे निकालें, तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बारे में, कि हम विद्युत क्षेत्र को विद्युत विभव से कैसे संबद्ध करें। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि dV इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। तो जिस तरह से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, dV इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, वहां पे हमने कुल विभव ऐसे निकाला था, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन a टू b E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ये फॉर्मूला यूज करके हमने वहां कुल विभव निकाला था। तो अब यहाँ पे हम अल्पांश विभव की बात करते हैं, अल्प विभव की बात करते हैं, तो dV इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। हमें क्या चाहिए, dV अपॉन dl चाहिए, है ना। तो पहले तो ये डॉट प्रोडक्ट है और ये वेक्टर लगे हुए हैं, इसको ओपन करते हैं। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ab cos ऑफ थीटा। क्या होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ab cos ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम cos यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम sin यूज करते हैं। तो माइनस e dl cos ऑफ थीटा, ये आ गया हमारे पास में। हमें चाहिए dv अपॉन dl, तो dl को इधर ले आते हैं तो ये अपने आप ही इसके नीचे आने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, dV तो ऐसे रहेगा और इसके अपॉन में हम dl को ले आते हैं इधर, तो dV अपॉन dl इज इक्वल टू माइनस E cos ऑफ थीटा। अब हम बात कर रहे हैं इसके परिमाण की, तो परिमाण की बात कर रहे हैं, वो हमें कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो नेगेटिव साइन को इधर ले आते हैं, ये हो गया माइनस dV अपॉन dl इज इक्वल टू E cos ऑफ थीटा। और ये जो वैल्यू है हमें, ये कैसी चाहिए, अधिकतम चाहिए। तो अधिकतम कब मिलने वाली है, जब cos अधिकतम होगा, क्योंकि अब E तो हो गया परिमाण, विद्युत क्षेत्र का क्या है, ये परिमाण। यहां तक तो हम इसकी दिशा ले रहे थे, लेकिन अब जैसे ही हमने इसको डॉट प्रोडक्ट खोला तो ये परिमाण हो गया। और जब एक समान विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैसा होगा, एक समान होगा, या फिर एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होगी विद्युत क्षेत्र के परिमाण की। तो यह E, ये तो हो गया फिक्स। अब हमारे पास में जो अधिकतम या न्यूनतम या फिर जीरो मान देने वाली कंडीशन है, वो कौन सी है, cos थीटा वाली। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, वैसे वैसे dV अपॉन dl की वैल्यू चेंज होती हुई चली जाएगी। यदि थीटा 90 हो गया तो cos 90 मतलब 0, तो dV अपॉन dl क्या हो गया, 0। यदि हमारे पास में थीटा 0 हो गया तो cos 0 की वैल्यू 1 मींस dV अपॉन dl इज इक्वल टू E। तो हमें अधिकतम dV अपॉन dl की जो अधिकतम वैल्यू है वो कब मिलने वाली है, जब हमारा थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो हम देखेंगे कि जो माइनस dV अपॉन dl है वो किसके बराबर हो जाएगा, E। और ये कौन सी वाली कंडीशन है हमारे पास में, मैक्सिमम वाली कंडीशन है। और जो dV अपॉन dl की मैक्सिमम कंडीशन होती है, इट मीन इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, माइनस dV अपॉन dl इज मैक्सिमम। तो जो dV अपॉन dl की मैक्सिमम कंडीशन होती है, वही क्या होती है हमारे पास में, ग्रेडियंट V। तो इसे हम समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से माइनस ग्रेडियंट V इज इक्वल टू E। तो ये होगी हमारे पास में विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र के अंदर संबंध। और आपको पता है यहाँ पे जो हम विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, ये कैसा है, सदिश है। तो जैसे ही हमने विभव प्रवणता को विद्युत क्षेत्र के साथ में संबंधित किया, तो हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के साथ में विभव प्रवणता की दिशा के बारे में भी बात करनी होगी, और विभव प्रवणता सदिश राशि हो जाएगी। इसे हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए हम डायग्राम को देखते हैं। देखिए